प्रिय विद्यार्थियों, और आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति का वर्णन। देखिए, साउथ ईस्ट एशिया में ये पूछता है कि श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें, तो इसमें हम श्रीलंका की भौगोलिक जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं और उसकी जो ऐतिहासिक भूगोल है उसके विषय में थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे आपको बताने का। देखिए कैसे इसको लिखना है। मैटर आपके सामने है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, तो जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको आपको सुनाई भी पड़ रहा होगा। अब जो हमारे मित्र हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लोग, अब उनके लिए एक थोड़ा सा सतही इस तरह का वीडियो होगा ये, लेकिन उन सभी नव प्रवेशी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाभप्रद होगा जो नए नए अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं और उनको साउथ ईस्ट एशिया का पेपर पढ़ाना हो तो उनको लाभप्रद होगा। तो हम सीधे बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया के इस पेपर को लेकर के। और एक चीज़ और है कि अभी हमने इसका कुछ शुल्क रखा हुआ है 199 का, जिसमें आप पूरे चैनल के सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वीडियो अभी वर्तमान में जो है मेरा इसको लॉक करने का उद्देश्य ये है ना कि हम चाहते हैं कि जब 1 साल के बाद ये वीडियो पूरी तरीके से सारे वीडियो को मैं निःशुल्क कर लूँगा, लेकिन तब जब मुझे यह विश्वास हो जाए कि मेरे वीडियो में कहीं कोई कमी नहीं है या वीडियो ख़राब बना हुआ है, उसका ऑडियो ख़राब है, तो उसको नए सिरे से मुझे बनाना होगा। तो जल्द ही इन 1 या 1.5 सालों के बीच में मैं जब अपना एक यूट्यूब स्टूडियो बना लूँगा और तो एक बेहतरीन तरीके से जब उपस्थित होऊंगा तो सारे वीडियो मेरे निःशुल्क रहेंगे। अभी बच्चों के लिए एक छोटा सा प्रयास है। चलिए हम बात करते हैं श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति को लेकर के। देखिए, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में भारत से ही लगा हुआ एक द्वीप है जिसका नाम श्रीलंका है। इस श्रीलंका देश की दूरी जो है भारत से मात्र 32 किलोमीटर है और 1972 तक इसका नाम सीलोन प्राप्त होता था। कुछ विद्वान इसे सिंघल के नाम से जानते थे, जो बाद में बदल कर लंका, और 1978 में इसके आगे एक सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़ दिया गया तो ये हो गया श्रीलंका। अब ये जो देश है बच्चों, यह एक बौद्ध धर्मावलंबी देश है, किंतु यहाँ तमिल, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन भी निवास करते हैं। बात करें यहाँ के मूल निवासियों की, तो यहाँ के मूल निवासी सिंघलियों को स्वीकार किया जाता है और श्रीलंका देश की राजधानी कोलंबो है, जिसे श्री जयवर्धनेपुरा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की वार्षिक वर्षा 2500 से लेकर के 5000 mm तक होती है। तो जाहिर सी बात है, यह जो देश है वह इक्वेटर के बहुत ही निकट है। इक्वेटर लाइन होता है ना, एक जैसे होता है इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न, तो ये इक्वेटर लाइन के ठीक उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और निकट होने की वजह से यहाँ पर भारी बरसात होती है। ऐसे में यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इस वजह से यह एक उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है। श्रीलंका में प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, तो यहाँ पर चूना पत्थर, ग्रेफाइट, खनिज रेत, रत्न, फास्फेट और यहाँ मिट्टी शामिल है। श्रीलंका देश भारत देश के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित इस द्वीप राष्ट्र की भूमि केंद्रीय पहाड़ों और तटीय मैदानों से मिलकर बनी है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण शिखर से करीब 237 किलोमीटर पूर्व में है। तो जो हम लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं उसका जो अंतिम जो द्वीप है तो वहाँ से 237 किलोमीटर पूर्व में है, तो दक्षिणी बिंदु जिसको आप कह सकते हैं। श्रीलंका और भारत के बीच सबसे छोटी दूरी केवल 54.8 किलोमीटर है और जो कि एक तरह से कुछ लोग कहते हैं एडम ब्रिज, कुछ लोग कहते हैं राम सेतु से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है।
और इस हिस्से को जो ये 54.8 किलोमीटर है, इसे पाक जल डमरू मध्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। श्रीलंका का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उत्तर से दक्षिण तक 445 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 225 किलोमीटर है। और भारतीय महाद्वीप का हिस्सा समझे जाने वाले इस द्वीप को भारत से पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। ये मैंने आपको पहले बोल दिया। श्रीलंका का जो कुल क्षेत्रफल है वो करीब 65,610 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। और इसकी समुद्र तटीय रेखा जो है करीब 1340 किलोमीटर लंबी है। तो श्रीलंका की जो जनसंख्या है वो करीब आज 20.3 मिलियन प्राप्त होती है। तो करीब यहाँ पर देखा जाए तो 2 करोड़ 3 लाख लोग निवास करते हैं। अगर चोटी की बात करें तो पिदू रुत ललगा, यानी आप ये देखिए पिदू रुतल गला, ऐसे पढ़े तो ठीक है, दो शब्दों में। पिदू रुतल गला श्रीलंका का सर्वोच्च बिंदु है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 2500 मीटर है। आदम का पुल राम सेतु की तरह श्रीलंका में एक आदम की चोटी भी है, एडम पीक, जो देश के उत्तर की बजाय दक्षिण में स्थित है। इसे स्थानीय लोग श्रीपाद कहते हैं क्योंकि इसके शिखर के पास में एक 1.5 मीटर की रचना है जिसको बौद्ध लोग भगवान बुद्ध का पद चिन्ह मानते हैं, हिंदू लोग इसे भगवान शिव का पद चिन्ह मानते हैं, तो मुस्लिम लोग इसे आदम का चिन्ह मानते हैं। और यह देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी समुद्र तल से कोई 2243 मीटर ऊंचाई है। अब देखिए, अगर बात करें तो श्रीलंका एक त्रिभाषी देश है, इसीलिए कुछ नदियों का नाम यहाँ सिंहली प्राप्त होता है जैसे कालू गंगा, जबकि कुछ नदियों का नाम अंग्रेजी में है जैसे केलानी रिवर। सिंहली भाषा में नदी के अर्थ वाले 2 शब्द यहाँ पाए जाते हैं, गंगा और ओया। 335 किलोमीटर पर महावेली नदी जो है ये श्रीलंका द्वीप की सबसे लंबी नदी है, जिसका जल निकास देखा जाए तो इसका जल निकासी बेसिन जो है इस श्रीलंका द्वीप का 5वें हिस्से से अधिक भाग को कवर करता है। और अनुमान है कि श्रीलंका में करीब 103 नदियां हैं जैसे महावेणी, मालवथु, काला, केलानी, यान ओया, देहरू, वाल्वे ओया, मदरू इत्यादि इसकी अन्य प्रमुख नदियां हैं। अनुराधपुरा का जो प्राचीन शहर व श्रीलंका का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ 2000 साल पुराना महाबोधि वृक्ष है और इसका एक अच्छी तरह से एक लिखित जीवंत इतिहास मौजूद है जो कि महावंश में और द्वीपवंश में सुरक्षित है। अनुराधपुर में सैकड़ों पुराने मठ स्तूप ऐतिहासिक केंद्र के रूप में आज भी विद्यमान हैं। यहाँ के प्रमुख महाविहारों में महाविहार और अभयगिरी का उल्लेख किया जा सकता है। कैंडी श्रीलंका की सांस्कृतिक राजधानी है और यहाँ के कई मंदिरों में से एक में पवित्र दात अवशेष हैं जिसे बुद्ध का दात माना जाता है। कई सिंहली लोगों के लिए यह एक द्वीप पर सबसे पवित्र तीर्थस्थल है। अब अगर हम बात करें सिंहल राज्य की स्थापना को लेकर के, तो वर्तमान समय में श्रीलंका एक अलग और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, पर सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत का ही एक भाग समझा जाता है। कहते हैं रामायण की कथा में रावण जिस श्रीलंका का राजा था वह श्रीलंका ही थी। अब उसकी स्थिति कहीं अन्यत्र है, इसको लेकर के कई विद्वानों में मतभेद है, लेकिन लंका भारत का सबसे क्या है पुराना उपनिवेश माना जाता है। दीपवंश महावंश नाम की पाली भाषा के 2 ग्रंथ है जिसमें श्रीलंका का प्राचीन इतिहास संकलित है और महावंश की जो रचना वो 6वीं सदी ईस्वी में हुई जिसका लेखक था महानामन। श्रीलंका की प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार लाट गुजरात देश का एक राजकुमार था विजय सिंह। वह अपने साथियों के साथ उसी साल लंका में उतरा था जिस साल भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो 483 BC में वो यहाँ आया। उस समय इस द्वीप को लोग ताम्रपर्णी कहते थे।
तो राजा अशोक के शिलालेखों में भी इस द्वीप का उल्लेख ताम्रपर्णी के रूप में ही किया गया है। तो विजय सिंह के पिता का नाम सिंहबाहु या सिंघल था और उसी के नाम पर ताम्रपर्णी का नाम सिंघल पड़ गया। वर्तमान समय में इस द्वीप के बहुसंख्यक निवासी सिंघली हैं और उनकी भाषा भी सिंघल कहलाती है, ठीक है ना। पर इसका सबसे अधिक प्रचलित नाम जो है लंका या श्रीलंका है। तो इस प्रकार से हम देखें तो इसका प्राचीन नाम क्या था? ताम्रपर्णी, जो बाद में सिंघल हुआ, कालांतर में इसे सिलोन कहा गया और बाद में लंका और अंत में आज श्रीलंका के नाम से यह जाना जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि विजय सिंह गौड़ देश यानी बंगाल का निवासी था और ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जहाज द्वारा ताम्रपर्णी द्वीप गया था। तो लंका की प्राचीन कथाओं में विजय सिंह को लाल का निवासी कहा गया। लाल को राण से मिलाकर मान लिया गया कि विजय सिंह राण देश से ताम्रपर्णी गया था। अब राण की स्थिति बंगाल में थी, पर पाली भाषा के लाल से जैसे राण बन सकता है वैसे लाट भी बन सकता है, जो गुजरात का पुराना नाम था, ठीक है। और इसलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि विजय सिंह ने सुपारा की बंदरगाह से वहाँ के लिए प्रस्थान किया होगा। तो जिससे यह पता चलता है कि विजय सिंह कहाँ का निवासी था? लाट का मूल निवासी था। 5वीं सदी ईस्वी में लंका के मूल निवासी सभ्यता की आदि की दशा में थे। शिकार, मधु, फूल, फल फूल को संचित करके वो जीवन यापन करते थे और कुछ उनके वंशज थे जो लंका में उन्हें वेद्दा कहा जाता था। तो मूल निवासियों को पराजित करने में विजय सिंह को कोई कठिनाई नहीं हुई और विजय सिंह के साथ केवल पुरुष ही लंका गए थे। तो संतान की परंपरा के लिए उन्होंने स्त्रियों की आवश्यकता थी और लंका की पुरानी अनुश्रुतियों के अनुसार समुद्र पार के एक राजा से विजय सिंह ने अनुरोध किया और 1000 परिवारों को लंका में बसने के लिए भेज दिया। राजा ने ये बात स्वीकार कर ली और जिन परिवारों को लंका भेजा उनमें से बहुत सी कुमारियां भी थीं। विजय सिंह और उसके साथियों ने इन कुमारियों के साथ विवाह कर लिया। तो भारत के उपनिवेशों द्वारा लंका में अपने उपनिवेश स्थापित करने के संबंध में जिस कथा का हम लोग उल्लेख कर रहे हैं, ये प्राचीन अभिलेखों में भी मिलता है। इसके अलावा एक अन्य मत मुझे भी जो दिखाई पड़ता है वो ये है कि विश्रवा, जो कि वशिष्ठ के छोटे भाई थे, अगस्त्य के छोटे भाई थे, वो लंका की यात्रा करते हैं रामायण काल में और वहाँ जा कर के वहाँ की राजकुमारी से वो प्रेम विवाह कर लेते हैं या विवाह कर लेते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर उनको 3 पुत्र पैदा होते हैं। वैसे विश्रवा की एक और पत्नी थी जिसे कुबेर पैदा हुआ था और दूसरी पत्नी जो थी कि राक्षसी थी, उनसे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुए थे, ठीक है। लंका के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी प्रदेशों में कुछ ऐसे भी लेख प्राप्त होते हैं जो आर्य भाषा परिवार की किसी पुरानी भाषा हेलू या एलू हैं, जिसे लिखने के लिए एक ऐसी लिपि का प्रयोग किया जो 2री-3री सदी ईस्वी पूर्व में प्रचलित थी और भारतीय लिपि से मिलती जुलती थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ऐसे लोग निवास करते थे जिनका संबंध भारत से था। तो ये इसका जो है ऐतिहासिक भूगोल और उसका ऐतिहासिक विकास है जो आपको मदद करेगा। धन्यवाद।